इस कहानी की शुरुआत चांद से होती है, जहाँ पर हमें वो पत्थर दिखाई जाता है जो चांद पर जाने वाले पहले इंसानों ने लगाया था। उस पर लिखा होता है कि हम धरती से आने वाले पहले इंसान हैं और हम संपूर्ण मानव जाति की तरफ से शांति चाहते। और तभी उस पत्थर के ऊपर से एक परछाई होकर गुजरती है। ये एक बहुत बड़ा एलियन शिप होता है जो धरती की तरफ बढ़ रहा होता है। वही धरती पर एक इंस्टीट्यूट को दिखाया जाता है जिसका नाम ACTI है, जो स्पेस में दूसरे ग्रहों से आने वाले सिग्नल्स की खोज करते हैं। तभी उन्हें एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है और वहाँ पर जो लड़का होता है वो अपने सीनियर को बुलाता है। शुरू में उन्हें लगता है कि ये रशिया का एक इंस्टीट्यूट हो सकता है, लेकिन उनके रडार में ऐसा कुछ भी नहीं आता। तभी उन्हें पता चलता है कि ये सिग्नल कहीं और से नहीं बल्कि चांद से आ रहा है और वो उसकी खबर मिलिट्री को देते। उन्हें बताया जाता है कि ये जो चीज है वो बहुत बड़ी है, ये 550 किलोमीटर में फैली हुई है और इसका वजन चांद के एक चौथाई हिस्से के बराबर है। मिलिट्री के जनरल कहते हैं कि हो सकता है कि ये एक उल्कापिंड हो जो धरती के पास से गुजर जाए। तभी उन्हें बताया जाता है कि ये कोई उल्कापिंड नहीं है, क्योंकि ये बार बार रुक रही है और इस बात से सबकी टेंशन बढ़ जाती है। व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट भी इस बात से परेशान होते हैं कि आखिर ये चीज है क्या। उन्हें बताया जाता है कि ये चीज अंतरिक्ष में रुक गई है और 36 अलग अलग टुकड़ों में बट गई, लेकिन इसका हर एक टुकड़ा बहुत विशाल है और अगले 25 मिनट में ये अर्थ के ऑर्बिट में पहुंच जाएंगे। कुछ ही देर बाद दुनिया के अलग अलग देशों से खबर आना शुरू हो जाती है कि उन्होंने आसमान में आग के बादल देखे और ये आग के बादल और कुछ नहीं बल्कि UFO है जो अलग अलग टुकड़ों में बट गए। एक UFO मॉस्को की तरफ भी बढ़ता है और अब मिलिट्री के लोग अपना एक प्लेन उस UFO की तरफ भेजते, मगर वो प्लेन उस तक पहुंचने से पहले ही उसकी आग की गर्मी से जलकर खाक हो जाता है। यानी कि उन्हें अभी भी कुछ नहीं पता कि उसके अंदर क्या है, ये UFO कैसा है, कैसे इससे डील करनी है। और कुछ ही देर बाद एक बहुत बड़ा UFO शहर के ऊपर आकर रुक जाता है। इसका साइज इतना बड़ा होता है कि ये पूरे शहर को ढक लेता है और ना सिर्फ ये मॉस्को शहर में बल्कि दुनिया के अलग अलग शहरों में इसी तरह के बड़े बड़े UFO आकर रुक जाते हैं। इन UFO की वजह से टीवी सिग्नल्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, इसीलिए एक टीवी स्टेशन में दिखाया जाता है कि उसे ठीक करने के लिए वहाँ पर एक आदमी को बुलाया जाता है जिसका नाम डेविड है। ये एक सैटेलाइट इंजीनियर और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट है और जब वो सैटेलाइट के सिग्नल देखता है तब उसे समझ आता है कि इन सिग्नल्स में कुछ छुपे हुए सिग्नल्स है जो लगातार गायब हो रहे हैं। और इसके बाद डेविड बाहर जाता है और वो आकाश में देखता है कि एक बहुत बड़ा UFO है और यहाँ पर डेविड सब कुछ समझ आता है कि सैटेलाइट के अंदर जो छुपे हुए सिग्नल्स है वो एलियंस के सिग्नल्स है जो दुनिया भर में अपनी UFO की पोजीशन सेट कर रहे हैं और अगले 7 घंटों में हमारे सिग्नल्स पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। वो टीवी स्टेशन के ओनर को बताता है कि ये एक शतरंज की खेल की तरह है जहाँ पर सबसे पहले आप अपने मोहरों को सेट करते हो और इसके बाद डायरेक्ट हमला। 7 घंटों बाद हमारी धरती पर हमला होगा और ये एलियंस सब कुछ खत्म करने की कोशिश करेंगे। डेविड अपनी वाइफ को कॉल करता है जो कि व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट के साथ काम करती है। दरअसल वो एक कम्युनिकेशन डायरेक्टर होती है। डेविड उसे सब कुछ बताता है कि 7 घंटों बाद हमारे ऊपर हमला होने वाला है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। डेविड जानता है कि ये बात दुनिया तक पहुंचना जरूरी है, इसलिए वो अपने डैड के साथ वॉशिंगटन DC की ओर निकल पड़ता है जहाँ पर व्हाइट हाउस है। व्हाइट हाउस के बाहर पहुंचने के बाद वो अपनी वाइफ को कॉल करता है और उसकी मदद से वो प्रेसिडेंट से मिलता है। डेविड प्रेसिडेंट को उस वक्त से जानता है जब वो प्रेसिडेंट नहीं हुआ करता था और इन दोनों का उस वक्त में झगड़ा भी हो चुका है, इसलिए वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। डेविड प्रेसिडेंट को बताता है कि पृथ्वी गोल होने की वजह से एलियंस एक दूसरे को सिग्नल नहीं भेज सकते, वो हमारे सैटेलाइट को यूज कर रहे हैं और कुछ ही मिनटों बाद वो धरती पर हमला करने वाले। प्रेसिडेंट डेविड की बात अनसुना कर वहां से चला जाता है। वही दूसरी तरफ वो UFO जो वॉशिंगटन DC के व्हाइट हाउस के ऊपर होता है उस तक 2 हेलीकॉप्टर्स को पहुंचाया जाता है ताकि एलियन से संपर्क किया जा सके। पर जैसे हेलीकॉप्टर्स UFO तक पहुंचते अंदर से उन पर हमला होता है और दोनों हेलीकॉप्टर्स धराशायी हो जाते हैं। प्रेसिडेंट और जनरल समझ जाते हैं कि एलियंस उन पर हमला करने वाले। डेविड जो भी कह रहा था वो सब कुछ सही था, इसलिए सब व्हाइट हाउस को छोड़कर वहां से निकलना शुरू करते। पूरे शहर में भी अफरा तफरी होती है क्योंकि सब शहर छोड़कर निकलना चाहते। सबके दिलों में एलियंस की दहशत होती है और चारों तरफ अफरा तफरी है और तभी वक्त खत्म हो जाता है। यानी कि डेविड के हिसाब से जो टाइम था वो पूरा हो चुका है और ऊपर आकाश में जो UFO होता है उसका दरवाजा खुलता है और अंदर नीली चमकदार रोशनी होती है। पूरा शहर इस रोशनी को देख रहा होता है और अगले ही पल वो UFO धरती पर हमला करना शुरू कर देता है। उसका हमला इतना पावरफुल होता है कि बड़ी बड़ी इमारतें चंद ही पलों में धराशायी हो जाती है और अगले चंद घंटों में शहरों के शहर तबाह हो जाते हैं। प्रेसिडेंट को अपनी गलती का एहसास होता है। वो कहता है कि मुझे शहरों को पहले ही खाली करवा देना चाहिए था। लाखों मासूम लोग मारे गए जिनकी कोई भी गलती नहीं थी और अब एयरफोर्स वाले इन एलियन से बदला लेना चाहते, इन्हें सबक सिखाना चाहते। इसीलिए कई सारे फाइटर प्लेन्स उस UFO से कुछ दूरी पर जाकर स्थिर हो जाते। इनमें एक पायलट कैप्टन स्टीवन भी होते जो कि एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहते और अब सब के सब उस UFO पर कई सारे मिसाइल्स फायर करते, पर सारी मिसाइल्स उस UFO पर लगने से पहले फट जाती है
क्योंकि उस यूएफओ की चारों तरफ एक अदृश्य सुरक्षा दीवार होती है जिसे भेदा नहीं जा सकता। ये कई बार हमला करते लेकिन एक भी मिसाइल उस यूएफओ पर नहीं लगती और अगले पल उस यूएफओ में से कई सारे छोटे छोटे यूएफओ बाहर निकलते और वो उन फाइटर प्लेन्स पर हमला कर देते और उनके लगभग सभी फाइटर प्लेन्स को खत्म कर देते। पर अभी भी कैप्टन स्टीवन का प्लेन सुरक्षित होता है। तभी उनके पीछे एक यूएफओ आ जाता है और वो उसे पहाड़ों की चट्टानों के बीच में फंसा देते और इससे पहले कि वो यूएफओ स्टीवन के फाइटर प्लेन को खत्म करता, वो अपने प्लेन का पैराशूट खोल देता है जिसमें उलझकर यूएफओ क्रैश हो जाता है और अब स्टीवन के सामने एक यूएफओ है। वो उसके पास जाता है और तभी उसके अंदर से एक एलियन बाहर निकलता है। वो बुरी तरह से जख्मी होता है और स्टीवन उसके पास जाकर उसे एक पंच मारता है जिससे वो एलियन बेहोश हो जाता है। वही दूसरी तरफ ये दिखाई जाता है कि प्रेसिडेंट अब पूरी तरह से परेशान है क्योंकि एलियंस ने उनकी एयरफोर्स को पूरी तरह से उद्ध्वस्त कर दिया है। इसलिए उनके लोग चाहते हैं कि एलियंस के ऊपर परमाणु हमला करना चाहिए, लेकिन प्रेसिडेंट को यह बात मंजूर नहीं होती। वो कहता है कि मैं अपने लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता और यहाँ पर डेविड भी मौजूद होता है। डेविड इस बात से गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि हम किसी भी कीमत पर एलियंस पर परमाणु हमला नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करने से हम खुद ही अपने धरती को खत्म कर देंगे। तभी डिफेंस मिनिस्टर डेविड को बाहर जाने का ऑर्डर देता है और इस बात से डेविड के पिता गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम सब कुछ जानते थे लेकिन इसके बाद भी तुमने कुछ भी नहीं किया। 1947 में रॉसवेल में एक यूएफओ क्रैश हुआ था जिसके अंदर एलियंस भी थे जिन्हें तुमने एरिया 51 में रखा, यानी कि तुम्हें एलियंस का वजूद है ये पहले से पता था। तुम्हें इस युद्ध की, इस जंग की तैयारी पहले से करनी चाहिए थी। तभी प्रेसिडेंट डेविड के पिता को बोलता है कि ऐसा कोई भी एरिया 51 नहीं है और ना ही रॉसवेल में कभी यूएफओ क्रैश हुआ था। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि ये सच कह रहे हैं और ये सुनकर प्रेसिडेंट हैरान हो जाता है क्योंकि उन्हें यूएफओ के बारे में और एरिया 51 के बारे में कुछ भी नहीं पता होता क्योंकि इसे सिर्फ आर्मी कंट्रोल करती है। अब ये सब के सब एरिया 51 की तरफ निकलते हैं। एरिया 51 धरती के नीचे एक बहुत बड़ी रिसर्च लैब होती है और यहाँ पर आज भी 1947 से वो यूएफओ रखा होता है जो क्रैश हुआ था। यहाँ का जो साइंटिस्ट होता है वो प्रेसिडेंट को बताता है कि हम पिछले कई सालों से इसे रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हम इसके बारे में बहुत कुछ समझ चुके हैं लेकिन इसे दोबारा से रिपेयर नहीं किया जा सकता। पर पिछले 24 घंटों से जब से उस यूएफओ ने हमारे ऑर्बिट में एंटर किया है तब से अपने आप ही एक्टिव होना शुरू हो गया। वो उन्हें ये भी बताता है कि एलियंस हमारी तरह वातावरण महसूस करते हैं, उन्हें ठंड का, गर्मी का, हर चीज का एहसास होता है और इसलिए वो हमारे प्लेनेट को कब्जे में लेना चाहते हैं। साइंटिस्ट उन्हें यहाँ पर उन 3 मरे हुए एलियंस की डेड बॉडी भी दिखाता है जो इन्हें रॉसवेल क्रैश में मिले थे। वो उन्हें बताता है कि ये हमारी तरह देख और सुन सकते हैं लेकिन इनके पास बोलने की शक्ति नहीं होती। हो सकता है कि ये टेलीपैथी से एक दूसरे से बात करते हो। तभी प्रेसिडेंट डेविड से कहते हैं कि पहले तुमने इनके सिग्नल्स को समझा था और अब तुम इनके कोड को समझोगे। वही दूसरी तरफ कैप्टन स्टीवन को दिखाया जाता है जिसके पास वो एलियन है और वो एलियन को पैराशूट के साथ खींचते हुए आगे बढ़ रहे होते। तभी उसे एक ट्रक उसकी तरफ आते हुए दिखाई देता है और इस ट्रक में जो आदमी होता है उसका नाम रसल होता है और आज से 10 साल पहले वो वियतनाम की लड़ाई में प्लेन उड़ा चुके हैं और उस वक्त उसे एलियन ने अगवा कर लिया था। पर इसकी बात पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया और अब स्टीवन इन्हीं के साथ उस एलियन को लेकर आगे बढ़ता है और ये सब के सब एक बेस तक पहुंच जाते हैं। दरअसल स्टीवन जब अपना प्लेन उड़ा रहा था तब उसने इस बेस को देखा था और ये बेस एरिया 51 होता है। यहाँ पर जो सिक्योरिटी होती है वो इन्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं देती, पर जब स्टीवन एलियन को उन सबको दिखाता है तब वो डर जाते हैं और इन सबको अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है। अब उस एलियन को लैब के अंदर ले जाया जाता है और उसने जो सूट पहना होता है उस सूट को निकाला जाता है। तभी अगले पल एलियन होश में आ जाता है और जब वो साइंटिस्ट को देखता है तब उसके सिर में बहुत जोरों से दर्द होना शुरू हो जाता है और ये एक टेलीपैथिकल इफेक्ट होता है। इसके बाद वो एलियन यहाँ पर सबको मार देता है और अब यहाँ पर लैब के बाहर प्रेसिडेंट भी आ जाते हैं और अब लैब के अंदर पूरा धुआं होता है और तभी उस साइंटिस्ट को पकड़कर वो एलियन उस ग्लास के पास आता है और वो एलियन उसका गला दबाकर उसका वॉइस बॉक्स यूज करके प्रेसिडेंट से बात करता है। एलियन कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। प्रेसिडेंट कहता है कि अगर हम आपस में सुलह कर ले तो हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम एक साथ रह सके। और वो एलियन प्रेसिडेंट को साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि हम तुम सबको सिर्फ मारना चाहते हैं। अब ठीक वैसे ही दर्द जैसे साइंटिस्ट के दिमाग में होता प्रेसिडेंट के सिर में भी होना शुरू हो जाता है। दरअसल टेलीपैथिकली वो उस एलियन से कनेक्ट हो रहे होते जिस वजह से वो अपना आपा खो रहे होते। इसलिए प्रेसिडेंट को बचाने के लिए उनके आदमियों को उस एलियन को मारना पड़ता है और उस एलियन के मरने के बाद प्रेसिडेंट वापस अपने होश में आ जाते। पर उसके दिमाग से कनेक्ट होने के बाद वो ये बात समझ जाते हैं कि ये एलियंस क्या करना चाहते। प्रेसिडेंट बताते हैं कि वो एलियंस बहुत बड़ी तादाद में ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं और ये एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट की ओर बढ़ते हैं और उनके रास्ते में जो भी आता है वो उस पर कब्जा कर लेते और अब हमारी धरती की बारी है। अब इनके पास परमाणु हमले के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए वो उस यूएफओ पर परमाणु हमला करते।
लेकिन उसकी सुरक्षा की ढाल इस हमले को भी झेल लेती है। उस पर कोई असर नहीं है और एक बार फिर से उन्हें शिकस्त मिलती है। यहाँ पर जो कैप्टन स्टीवन होते हैं वो हेलीकॉप्टर की मदद से शहर में वापस चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी वाइफ और उसका बेटा होता है। और जब वो वहाँ पर पहुंचते तब वो वहाँ पर देखते हैं कि प्रेसिडेंट की पत्नी भी वहाँ पर होती है, जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, और वो इन सबको वापस ले आता है। मगर प्रेसिडेंट के वाइफ के शरीर के अंदर जो ब्लीडिंग हो रही होती है वो उसे रोक नहीं पाते और उनकी पत्नी की मौत हो जाती है। प्रेसिडेंट को इस बात से बहुत दुख होता है। वही डेविड को ये दिखाया जाता है कि परमाणु हमले के बाद वो बहुत दुखी होता है और उसने बहुत शराब पी रखी होती है। उसके पिता उसके पास आकर उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन डेविड कुछ भी समझना नहीं चाहता। उसके पिता उसे कहते कि तुम अपने कपड़े ठीक करो, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम बीमार हो जाओगे। और ये सुनने के बाद डेविड के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उस यूएफओ के पास जाता है जो रॉसवेल में क्रैश हुआ था। दरअसल अब वो एक्टिव हो चुका है और अब वो उस यूएफओ के अंदर एक कोल्ड ड्रिंक का कैन रखता है। और यहाँ पर जो ऑफिसर होता है उसे डेविड बोलता है कि उस कैन के ऊपर एक गोली चलाओ। और जब वो उस पर गोली चलाता है तो चारों तरफ ढाल होने की वजह से कैन को गोली नहीं लगती। तभी डेविड कंप्यूटर में कुछ बटन दबाता है और वो कहता है कि अब गोली चलाओ। और जब वो दोबारा गोली चलाता है तब वो गोली उस कैन को लगती है। ये देखकर सब हैरान और खुश भी होते। वो डेविड से पूछते कि तुमने ये कैसे किया। डेविड कहता है कि मैंने इन्हें जुकाम दिया। दरअसल कैन के साथ उसने एक डिवाइस रखा था जिससे उसने यूएफओ के अंदर वायरस पैदा किया और इस वजह से उसकी ढाल कमजोर हो गई। डेविड यहाँ पर सबको बताता है कि हम उनके मदरशिप के अंदर ऐसे एक डिवाइस को ले जाएंगे जिससे हम पूरे सिस्टम में वायरस डाल देंगे और वायरस आने के बाद उनकी ढाल काम नहीं करेगी। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उनके मदरशिप के अंदर वायरस डाले कैसे। डेविड कहता है कि हमारे पास जो यूएफओ है जिससे हमें उनके मदरशिप में एंटर करके वहाँ पर एक ब्लास्ट करेंगे जिससे कुछ वक्त के लिए उनके सिस्टम में वायरस एक्टिव हो जाएगा। हमारे पास लगभग 1 मिनट होगा और 1 मिनट के लिए ढाल काम नहीं करेगी और उसी 1 मिनट में हमें उनकी मदरशिप को तबाह करना होगा। पर सवाल ये भी है कि यूएफओ कौन चलाएगा। स्टीफन कहता है कि मैंने जंग में उनके यूएफओ को बहुत नजदीक से देखा है, मैं इसे चला सकता हूँ। और अब ये तय करते हैं कि वो इस प्लान को अंजाम देंगे। दुनिया के जितने भी बड़े देश होते हैं वो उन सबको मॉस्को से संदेश पहुंचाते हैं कि 5 घंटे बाद हम जवाबी हमला करेंगे और आपको भी अपने देश में जहाँ पर भी यूएफओ है उन पर हमला करना होगा। 1 मिनट के लिए उनकी ढाल काम नहीं करेगी। ये मैसेज मिलने के बाद दुनिया के सभी बड़े देश हमले के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर स्टीवन जिस यूएफओ को अंदर लेकर जाएगा उसमें एक परमाणु बॉम्ब भी फिट कर दिया जाता है। उसे बताया जाता है कि ये मिसाइल टकराने से नहीं फटेगी बल्कि ये 30 सेकंड के बाद फटेगी ताकि तुम वहां से निकल सको। और अब उनके पास पायलट्स की भी कमी होती है, इसलिए वो आम जनता के पास जाते हैं और उन्हें पूछते हैं कि जिनको भी प्लेन उड़ाना आता है वो सामने आ जाए। रसल जिसका 10 साल पहले एलियंस ने अपहरण किया था वो वियतनाम की लड़ाई में पायलट था। वो कहता है कि मैं इनसे बदला लेना चाहता हूँ और वो भी इनके साथ शामिल हो जाता है। और साथ ही साथ प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि वो भी एक फाइटर प्लेन को लेकर उड़ेंगे क्योंकि वो भी पहले पायलट थे। और अब स्टीवन और उनके साथ डेविड ये दोनों के दोनों यूएफओ में बैठकर एलियंस की स्पेसशिप की तरफ चलते हैं और ये उनके मदरशिप के अंदर एंटर कर जाते। यहाँ पर एलियंस की एक बहुत बड़ी फौज होती है जो हमला करने की तैयारी कर रही होती है। इनका यूएफओ अब अपने आप ही कंट्रोल होना शुरू हो जाता है और वो उस जगह पर जाकर फिट हो जाता है जहाँ पर और भी बहुत सारे यूएफओ होते हैं। डेविड यहाँ पर वायरस अपलोड करना शुरू कर देता है और पूरी तरह से जब वायरस अपलोड हो जाता है तो वो धरती पर इन्फॉर्म कर देता है कि वायरस अपलोड हो चुका है। इसके बाद मिसाइल से धरती पर जो यूएफओ होते हैं उन पर हमला किया जाता है, लेकिन ढाल जो की त्यो होती है। सबके सब हताश हो जाते हैं। प्रेसिडेंट कहता है कि मैं एक बार फिर कोशिश करना चाहूंगा और जब वो मिसाइल फायर करते हैं तो इस बार मिसाइल सीधा यूएफओ को लगती है। इस बात से सबको बहुत खुशी होती है और अब एक के बाद एक मिसाइल उस यूएफओ पर फायर की जाती है, लेकिन उस विशाल यूएफओ के अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे यूएफओ बाहर आ जाते हैं और वो भी इंसानों के ऊपर हमला कर देते। यहाँ पर एयरफोर्स के पास जितनी भी मिसाइल्स होती है वो सब की सब उस यूएफओ पर फायर की जाती है, लेकिन वो उसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते। अब प्रेसिडेंट के पास आखिरी मिसाइल होती है और वहाँ पर यूएफओ का मेन डोर भी खुल जाता है और वो उस तरफ निशाना लगाते, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। रसल जिसको एलियंस ने अगवा कर लिया था उनसे वो बदला लेना चाहता है और उसके पास भी अभी भी एक मिसाइल होती है और वो उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। पर जब वो मिसाइल फायर करने की कोशिश करता है तब वो जाम हो जाती है, इसलिए वो खुद अपना फाइटर प्लेन उससे टकरा देता है जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो विशाल स्पेसशिप जमीन पर गिर जाता है। वही स्पेस में मदरशिप के अंदर दिखाई जाता है कि स्टीवन और डेविड का जो यूएफओ है वो वहाँ पर फंस जाता है और वो वहाँ से निकल नहीं पाते और ये दोनों फैसला करते हैं कि इन दोनों के पास जो परमाणु मिसाइल है वो यहीं पर उसे छोड़ देंगे भले इनकी जान चली जाए। और वो उस मिसाइल को लॉन्च कर देते और जैसे वो कंट्रोल पैनल से टकराती है उनका यूएफओ वहाँ से निकल जाता है और अब उनके पास 30 सेकंड होते हैं उस स्पेसशिप से बाहर निकलने के लिए और वो दरवाजा बंद हो रहा होता है, लेकिन किसी भी तरह से वो यहाँ से निकल जाते और जैसे ही वहाँ से बाहर निकलते उस यूएफओ में एक बहुत बड़ा परमाणु विस्फोट होता है जिससे इनका मदरशिप पूरी तरह से उद्ध्वस्त हो जाता है और धरती पर जहाँ जहाँ पर भी यूएफओ होते इंसानों ने उन
उन यूएफओ को नष्ट कर दिया होता है और इस तरह से इस पूरी जंग में इंसानों की जीत और एलियंस की हार होती है। इस फिल्म में रॉसवेल की 1947 की घटना को बार बार हाईलाइट किया गया है। कहा जाता है कि ये एक सच्ची घटना है जो रॉसवेल में घटी थी। और इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।